जिसने भी इस बीज को देखा है उसकी मौत तय है, लेकिन मैंने इसे सीधा अपने पेट में निगल लिया और 18 साल तक पाला, क्योंकि मेरे पिता ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि जब तक ये बीज मेरे शरीर के अंदर स्प्राउट नहीं होता तब तक मुझे इंतजार करना होगा। उसके बाद मुझ में एक ऐसा बदलाव आएगा जो मुझे पूरी तरह बदल देगा। मगर जब तक बीज फट नहीं जाता मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही मैं अपना मुंह खोलूंगा इस बीज की खुशबू बाहर निकल जाएगी और हेवनली ठंडर शुरू हो जाएगी, यहाँ तक कि मैं हेवनली ठंडर के गिरने से मर भी सकता हूँ। इसलिए 18 सालों से मैंने एक शब्द भी नहीं बोला है। इस वजह से लोग समझते हैं कि मैं गूंगा हूँ। कल 18 सालों का आखिरी दिन है, लेकिन आज एक ऐसी घटना हुई जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैंने देखा कि जांग लुओई ने अपने गले पर एक बड़ी तलवार रखी हुई है। मैं मर जाऊंगी पर फांग चेन से शादी नहीं करूंगी। लुओई, अगर तुमने वादा तोड़ा तो लोग तुम्हें एहसान फरामोश कहेंगे। ये सुनकर जांग लियोई का चेहरा बदल गया। उसने पैर पटकते हुए कहा कि मुझे परवाह नहीं, मुझे फेंक चेन से शादी नहीं करनी। पिताजी, आप मेरे लिए कोई रास्ता निकालिए। जांग जंगयान बहुत परेशान हो गए और उनकी नजर कोने में बैठे मुझ पर गई। मेरा चेहरा सुंदर था, कदकाठी अच्छी थी और आंखों में एक अलग ही चमक और शांति थी। मैं दिखने में एक बेहतरीन नौजवान था, लेकिन अफसोस कि मैं गूंगा था और कई बार चेक करने पर भी मुझ में कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं मिला। दूसरी तरफ उनकी बेटी एक जीनियस थी, जिसके पास 6th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट था, जिसे चांगशुअन सेक्ट के एल्डर्स ने अपना खास डिसाइपल बनाने के लिए चुना था। उसका भविष्य उज्जवल था। ये दोनों एक आसमान पर थे तो दूसरा जमीन पर। इनका कोई मेल ही नहीं था। पिताजी, अगर और कोई रास्ता नहीं है तो लियोई की जगह रुओशु की शादी करवा दीजिए। ये सुनते ही जांग परिवार की नजरें भीड़ में पीछे खड़ी जांग रुओशु पर टिक गईं। वो एक हसीन लड़की थी जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। बड़ी बहन होने के नाते वो अपनी छोटी बहन जांग लुओई से कहीं ज्यादा सुंदर थी, लेकिन वो एक कॉन्क्यूबाइन की बेटी थी, इसलिए परिवार में उसकी इज्जत लुओई के बराबर नहीं थी। चेन यिंगफेंग चाहती थी कि उनकी बेटी की जगह रुओशु की शादी एक गूंगे से हो जाए। ये देखकर परिवार के कई लोगों को बुरा लगा। पिताजी, मैं अभी आपकी सेवा करना चाहती हूँ, प्लीज मेरी शादी मत करवाइए। जांग रुओशु ने अपने होंठ चबाते हुए बेबस होकर गुहार लगाई, मगर जांग जंगयान ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, रुओशु, हमारा परिवार 100 सालों से बुरा वक्त देख रहा है। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी बहन जैसा जीनियस पैदा हुआ है। जियांग परिवार का भविष्य उसी पर टिका है। समझ लो कि मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। तुम अपनी बहन की जगह फेंक चेन से शादी कर लो। जब वो फिर भी हिचकिचाई तो जियांग जेंगयान ने अपने घुटने टेक दिए और कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बाप तुम्हारे आगे गिर गिराए? रुओशु डर गई और उसने तुरंत उन्हें उठाया। पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए, मैं शादी कर लूंगी। हाँ कहते वक्त उसकी आंखों में दुख साफ दिख रहा था। ये सुनकर जांग जेंगयान खड़े हो गए और उनके मन से सालों पुराना बोझ उतर गया। उन्होंने सुकून की मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और पूछा, फेंक चेन, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं खामोशी से कोने में बैठा चाय पी रहा था। मैंने नजरें उठाकर नीचे देखती हुई रुआक्स्यू को देखा और दिल ही दिल में सोचा कि ये कितनी बेचारी है। पूरे परिवार ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची थी। जियांग परिवार का कभी इरादा ही नहीं था कि वो अपनी लाडली जांग लुओई की शादी मुझसे करें। उन्होंने पहले ही रुआक्स्यू को बलि का बकरा बनाने का प्लान बना लिया था। लुओई का तलवार रखना, चेन यिंगफेंग का मशविरा देना और जांग जंगयन का जज्बाती कार्ड खेलना, ये सब पहले से फिक्स था। रुआक्स्यू इतनी भोली थी कि उनकी बातों में आ गई। ऐसी मासूम लड़की को मैं चोट कैसे पहुंचा सकता था? मैंने अपने पास रखा कागज और कलम उठाया और एक नोट लिखा, अंकल, रुओशु को परेशान मत कीजिए। जियांग परिवार ने 10 साल तक मेरा ख्याल रखा है, इससे मेरे पिता का पुराना एहसान चुक गया है। शादी का यह रिश्ता आज यहीं खत्म समझिए। भले ही रुआक्शु की बात ना होती, फिर भी मैं यह रिश्ता तोड़ने वाला था। जब से 10 साल पहले मेरे पिता ने ग्रैंडपा जांग की जान बचाई थी, तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। लेकिन 3 साल पहले पिता की मौत के बाद सब बदल गया। परिवार के लोग मुझसे दूर होने लगे। मैं समझ गया था कि उनका सब्र खत्म हो चुका है। अगर उन्हें अपनी इज्जत और साख की चिंता ना होती तो वे मुझे कब का निकाल चुके होते। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मेरा नोट पढ़ने के बाद जियांग झेंगयान अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए। वो तो कब से मुझे निकालना चाहते थे, बस मेरे पिता के एहसान ने उन्हें रोका हुआ था। आज जब मैंने खुद जाने की बात की तो ये उनके लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं था। मगर हैरानी की बात ये थी कि चेन यिंगफेंग ने बड़े पक्के इरादे से कहा, फेंक चेन, ये कैसे हो सकता है? ये रिश्ता ओल्ड मास्टर ने तय किया था। हमारी इतनी हिम्मत कहाँ कि हम उनके फैसले के खिलाफ जाए। अगर वह कभी वापस आए और उन्हें पता चला कि हमने वादा पूरा नहीं किया तो हम दोनों की खैर नहीं होगी। अगर तुम वाकई जांग परिवार के 10 सालों के एहसान का बदला चुकाना चाहते हो तो रुआक्शु से शादी कर लो। तब से हम सब एक ही परिवार होंगे। परिवार के कुछ होशियार लोग समझ गए कि चेन यिंगफेंग का असली मकसद जियांग रुक्स्यू की शादी मुझसे करवाकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करना है, ताकि वह अपनी बेटी जियांग लियोई के रास्ते का कांटा साफ कर सके। जांग रुआक्शु दिखने में बहुत हसीन थी और दूर दूर तक उसकी सुंदरता के चर्चे थे। कई बड़े घरानों के लड़के उस पर जान छिड़कते थे। अगर उसकी शादी किसी बड़े परिवार या किसी ताकतवर इंसान से हो जाती तो वह यकीनन जियांग लियोई के लिए एक खतरा बन सकती थी। अब उसकी शादी मुझे से बेकार इंसान से करवाकर, जिसके पास स्पिरिचुअल रूट तक नहीं है, उन्होंने हमेशा के लिए इस डर को खत्म कर दिया। ये वाकई बहुत घटिया सोच थी और मैं ये सब साफ देख रहा था। मैंने खामोशी से रोती हुई जांग रुआक्शु की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। मैंने दिल में सोचा कि अगर मैं आज इसकी मदद कर भी दूं तो मेरे जाने के बाद ये चेन यिंगफेंग के जुल्म से बच नहीं पाएगी। तब इसका हाल एक गूंगे से शादी करने से भी ज्यादा बुरा होगा। इन सालों में जियांग रुक्स्यू ही अकेली थी जिसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया था। जिस साल मेरे पिता की मौत हुई थी मैं सदमे में बहुत बीमार पड़ गया था और 7 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा। जांग परिवार ने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन वह जांग रुआक्शु
रुआक्शुए ही थी जो 7 दिन और रात बिना सोए मेरी देखभाल करती रही, तब जाकर मेरी जान बची। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं इस मासूम और नेक लड़की को जियांग परिवार की इस आग में अकेला छोड़ दूं। बहुत सोचने के बाद मैंने मजबूर होकर चेन यिंगफेंग के लिए एक शब्द लिखा। ठीक है। चेन यिंगफेंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने बड़े उत्साह से कहा, रुआक्स्यू जल्दी जाओ और फेंग चेन के कपड़ों का नाप दिलवाओ। 1 महीने बाद तुम दोनों की शादी है। वह जल्द से जल्द यह शादी करवाना चाहती थी ताकि बाद में कोई रुकावट न आए। जांग रुआक्शु ने अपने आंसू पोंछे और अपनी सूजी हुई आंखों के साथ मेरे पास आई और बोली, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जांग रुआक्शु के साथ उसके कमरे में गया। उसे कमरा कहना मुश्किल था क्योंकि वह नौकरानियों के कमरे से भी गया गुजरा और बिल्कुल साधारण था। जांग रुआक्शु ने अपने ड्रेसिंग टेबल का दराज खोला और कोने से एक छोटी सी पोटली निकाली जो उसने छुपा कर रखी थी। उसमें छोटे बड़े चांदी के सिक्के थे। छोटे गूंगे, तुम्हें हाँ नहीं कहना चाहिए था। वे दिल से नहीं चाहते कि तुम्हारी मुझसे शादी हो। वे बस एहसान फरामोश नहीं कहलाना चाहते। जैसे ही मेरी बहन चांगसुआन सेक्ट में जाएगी वे तुम्हें तरह तरह से परेशान करके निकाल देंगे। मैंने हल्का सा मुस्कुराया। वह इतनी भी भोली नहीं थी। रुआशु ने वह पैसों की पोटली मेरे हाथों में थमा दी और नरमी से कहा, ये पैसे लेकर जांग हवेली छोड़ दो और ल्यूक्सियन शहर से दूर चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह नरक बन जाए। मैंने एक पर्ची पर लिखा और तुम। जांग रुआक्शुए के चेहरे पर दुख साफ दिख रहा था। उसने कहा, ये मेरा घर है। ये लोग मेरे साथ कितना भी बुरा करें, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अचानक बाहर से नौकरानियों के हंसने और रेशमी कपड़े लेने गोदाम जाने की आवाज आई। वह घबरा गई और बोली, तुम जल्दी जाओ, देर मत करो। बाहर किसी अजनबी पर भरोसा मत करना, उनका दिया हुआ कुछ मत खाना और पानी मत पीना और किसी से फालतू बात मत करना। अगर लोगों को पता चला कि तुम गूंगे हो तो वे तुम्हें सताएंगे, समझे? छोटे गूंगे। बोलते बोलते उसकी आवाज भर आई और उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। मैंने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अब से तुम्हें मुझे पति कहना चाहिए। जांग रुआक्शु ने हैरानी से सर उठाया और अपनी बड़ी आंखों से मुझे घूरने लगी। तुमने कुछ कहा? तुम गूंगे नहीं हो? मैंने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा। क्या मैंने कभी कहा था कि मैं गूंगा हूँ? जांग रुआक्शु का दिमाग सुन्न हो गया। तुम गूंगे होने का नाटक कर रहे थे, पर क्यों? मैंने अपने हाथ पीछे किए और खामोशी से खिड़की के बाहर आसमान की तरफ देखने लगा। उसी वक्त साफ आसमान में बिजली कड़कने की 2 भयानक आवाजें आईं, जिसने पूरी जियांग हवेली को डरा दिया। सब लोग डरकर बाहर देखने लगे। रुआक्शु भी उस अचानक हुई गर्जना से कांप उठी। ये क्या था? बिना बादल के बिजली कैसे कड़की? बिल्कुल 3 साल पहले की तरह। मेरा चेहरा गंभीर हो गया और मैं खामोश रहा। उसे नहीं पता था कि मेरे बोलने की वजह से उस बीज की महक बाहर निकल गई थी जिसने आसमान की बिजलियों को गुस्सा दिला दिया। मेरी उदासी देखकर जांग रुआक्शु ने नरमी से कहा, ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी। तुम अपना सामान समेटो और जल्दी यहाँ से निकल जाओ। अगर चेन यिंगफेंग को पता चला कि तुम गूंगे होने का नाटक कर रहे थे तो वह फिर से शक करने लगेगी। मैंने मुड़कर धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रुकूंगा। तुमसे शादी करूंगा और आज से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जांग रुआक्शुए का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर अपना हाथ छुड़ाया और बोली, बड़ी बड़ी बातें मत करो, तुम्हारी ताकत तो मुझसे भी कम है। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। आज 18 सालों का आखिरी दिन है और मैं जल्द ही पूरी तरह बदलने वाला हूँ। मैंने जांग रुआक्शुए की आंखों में देखते हुए पूरे भरोसे के साथ कहा, मुझ पर विश्वास करो। मेरी शांत और मजबूत नजर देखकर रुआक्शु के दिल को सुकून मिला। माँ की मौत के बाद यह पहली बार था जब किसी ने उसे प्रोटेक्ट करने की बात कही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने फिर से वह पैसों की पोटली मेरे हाथों में थमा दी और शर्माते हुए बोली, इसे रख लो, समझ लो ये मुझसे शादी करने का शगुन है। ये सुनकर मेरे दिल में एक ऐसी फीलिंग आई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मुझे दे देगी ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। रुआशु ने अपने छोटे हाथों से मेरे कपड़े ठीक करते हुए प्यार से कहा, खड़े क्यों हो? फेंक अंकल ने पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई और तुम्हारे लिए कोई सोना चांदी नहीं छोड़ गए। उम्मीद है ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। ये सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने उसे कमर से पकड़कर अपने गले लगा लिया। जांग रुआक्शुए शर्म से इतनी लाल हो गई जैसे पतझड़ का कोई फल हो। उसका दिमाग सुन्न हो गया और शरीर इतना सख्त हो गया कि वह हिल भी नहीं सकी। मैंने उसे काफी देर तक गले लगाए रखा, तब जाकर उसे होश आया और वह घबराकर मुझसे दूर हुई और बोली, मैं कपड़ों का नाप लेने जा रही हूँ। उसे भागते हुए देखकर मैंने वह पैसों की पोटली वापस मेज पर रख दी। मैं मुस्कुराया और कहा, रुआक्शुए, मैं तुमसे पूरी शान और शौकत के साथ शादी करूंगा। उसी वक्त चेन यिंगफेंग के कमरे में, मौसी, आप रुआक्शुए बहन की शादी फंग चेन जैसे बेकार इंसान से कैसे कर सकती हैं? 10 साल से जांग हवेली में रह रहा लुजेंग चेन यिंगफेंग के आगे घुटने टेके हुए था और उसके चेहरे पर बेचैनी थी। प्लीज अपना फैसला बदल लीजिए और बहन की शादी मुझसे करवा दीजिए। लुजेंग चेन यिंगफेंग का भतीजा था। वह काफी होशियार और 3rd ग्रेड स्पिरिचुअल रूट वाला जीनियस था। इसलिए चेन यिंगफेंग ने बचपन से ही उसे जांग हवेली में पाला पोसा था और वह काफी काबिल भी निकला। सिर्फ 20 साल की उम्र में वह लेवल 5 क्वी रिफाइनिंग स्टेज पर पहुंच गया था, जिस वजह से चेन यिंगफेंग की अपने मायके वालों में बहुत इज्जत बढ़ गई थी। बस एक ही बात चेन यिंगफेंग को परेशान करती थी कि लुजेंग जांग रुआक्शु को बहुत पसंद करता था और उसे अपनी औरत समझता था। जेंगर, बाकी हर बात में मौसी तुम्हारी बात मान सकती है, पर इस मामले में जिद मत करो। लेकिन लुजेंग का उदास चेहरा देखकर उनका दिल पिघल गया और उन्होंने इशारा करते हुए कहा, मौसी ने सिर्फ उनकी शादी में दखल देने से मना किया है। ये नहीं कहा कि शादी के बाद तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर फेंक चेन की अचानक मौत हो जाए तो क्या तुम फिर से जांग रुआक्शु से शादी नहीं कर पाओगे?
लू झेंग की आंखें चमक उठीं और वह खुश होकर बोला, मैं समझ गया, शुक्रिया मौसी। मैं अभी जाकर फेंग चेन की शादी की तैयारियों में मदद करता हूं ताकि शादी जल्दी हो जाए। चैन यिंगफेंग हल्का सा मुस्कुराई। जाओ, कल सुबह जल्दी उठना मत भूलना, मौसी तुम्हारे साथ टेस्टिंग टावर चलेगी, तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट का लेवल फिर से चेक करने। जी बिल्कुल। लूजेंग ने हाथ जोड़कर सलाम किया और खुशी खुशी वहां से निकला। लेकिन जैसे ही वह चैन यिंगफेंग के कमरे से बाहर आया, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और चेहरे पर नफरत आ गई। इस बुढ़िया ने क्या खूब सोचा है। कल अगर मेरा स्पिरिचुअल रूट पहले से बेहतर निकला तो मैं जांग परिवार के सभी लोगों के सामने जांग रुओक्शु को छीन लूंगा। अगली सुबह जांग हवेली के पश्चिमी हिस्से वेस्ट विंग के एक पुराने कमरे में, मैं कमरे में यहां वहां घूम रहा था और बार बार खिड़की से आसमान की तरफ देख रहा था। मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं। मैं बहुत घबराया हुआ था क्योंकि इस दिन का इंतजार मैंने 18 साल से किया था। मुझे लगा था कि मुझ में बहुत सब्र है और मैं बिना किसी डर के बीज के अंकुरित होने का स्वागत करूंगा। पर जब वाकई वह दिन आया तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया और दिल धड़क रहा था। तभी सूरज की एक तेज किरण बादलों को चीरते हुए कमरे में आई। ठीक उसी पल मुझे अपने अंदर से छट छट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सख्त शेल टूट रहा हो। बीज अंकुरित हो गया। मैं तुरंत ध्यान लगाकर बैठ गया और अपना पूरा ध्यान अंदर समेट लिया। अंधेरे में मैंने देखा कि एक नन्हा सा अंकुर मिट्टी चीरकर बाहर निकल रहा है। उसके आते ही जैसे किसी बहुत बड़ी ताकत ने उसे रोकने के लिए आसमान से तबाह कर देने वाली बिजलियां गिराईं। पर उस नन्हे अंकुर ने बड़ी आसानी से उन सारी बिजलियों को अपने अंदर सोख लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे वह एक बीज बिजलियों को खाकर एक बहुत बड़े पेड़ में बदल गया जिसकी छोटी नजर नहीं आ रही थी। जब बिजलियों को एहसास हुआ कि वे उसे नहीं रोक सकती, तो वे धीरे धीरे शांत हो गईं। इस ताइशू एंशिएंट ट्री से हरा प्रकाश निकलकर मेरे शरीर में मिलने लगा और मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल रूट पैदा हुआ। स्पिरिचुअल रूट, मेरे पास अब स्पिरिचुअल रूट है। वह बदलाव जिसका मैंने 18 साल इंतजार किया, आखिरकार आ गया। काफी देर बाद जब मैं शांत हुआ, मैंने उस स्पिरिचुअल रूट को ध्यान से देखा। यह देखकर मैं हैरान रह गया। ट्रांसपेरेंट! मेरा स्पिरिचुअल रूट बिना किसी रंग के बिल्कुल पारदर्शी था। जांग लोई का स्पिरिचुअल रूट नीला था जो 6th ग्रेड लेवल दिखाता है। सुना है सबसे ऊंचा लेवल सफेद होता है जो 9th ग्रेड होता है, पर ट्रांसपेरेंट रूट के बारे में कभी नहीं सुना। लगता है टेस्टिंग टावर जाकर कंफर्म करना पड़ेगा। मैंने अपना सर खुजलाया, पता नहीं ये किस लेवल का होगा। तभी मैंने देखा कि उस ताइशू पेड़ पर बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट फल लगे हुए हैं। सबसे नीचे वाले फल के अंदर एक तकनीक बंद थी। श्वान ग्रेड हाई लेवल हार्ट मेथड, ड्रैगन सीकिंग स्क्रिप्चर। तकनीक का नाम पढ़कर मैं दंग रह गया। जांग परिवार, जो ल्यूक्सियन शहर की पुरानी ताकत है, उनकी सबसे बड़ी तकनीक भी सिर्फ येलो ग्रेड की है और यह श्वान ग्रेड हाई लेवल तकनीक पूरी दुनिया में हंगामा मचा सकती है। मैंने कूदकर उस फल को तोड़ने की कोशिश की, पर एक अनजान ताकत ने मुझे जमीन पर वापस धकेल दिया। मेरे दिमाग में एक संदेश आया, सबसे नीचे वाला फल सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर ही तोड़ा जा सकता है। इसके बाद मेरे दिमाग का वह डार्क वर्ल्ड गायब होने लगा। मैं वापस अपने पुराने कमरे में आ गया। मैंने बिना वक्त गंवाए जियांग हवेली छोड़ी और टेस्टिंग टावर पहुंच गया। अभी सुबह सुबह का वक्त था और टावर अभी खुला नहीं था। बाहर बहुत से लड़के लड़कियां इंतजार कर रहे थे। झेंगर, आज टेस्टिंग के वक्त बिल्कुल मत घबराना। टावर मास्टर ने कहा था कि पिछली बार घबराहट की वजह से तुम्हारा रिजल्ट कम आया था। चेन यिंगफेंग लू जेंग के साथ टावर के दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। असल में तुम कम से कम 3rd ग्रेड हाई लेवल के हो, पर डर की वजह से सिर्फ 3rd ग्रेड मिड लेवल निकले। इसी एक लेवल की वजह से मैं जियांग परिवार से तुम्हारे लिए ज्यादा रिसोर्सेज नहीं मांग पाई। लू जेंग ने जोर से हाँ में सर हिलाया। जांग परिवार के रिसोर्सेज कम हैं और ज्यादातर लुओई को मिलते हैं। बाकी रिसोर्सेज टैलेंट के हिसाब से बांटे जाते हैं। परिवार में कई लोगों के पास 3rd ग्रेड रूट है। अगर वह दूसरों से एक लेवल पीछे रहा तो उसे बहुत कम चीजें मिलेंगी। इसलिए इस बार उसे अपना असली लेवल दिखाना ही था। अगर तुमने 3rd ग्रेड हाई लेवल दिखा दिया तो मौसी पूरी कोशिश करेगी कि तुम्हें जियांग परिवार की खास जियांग क्लैन स्वॉर्ड टेक्निक सीखने का मौका मिले। यह सुनकर लू जंग बेहद खुश हो गया, क्योंकि जियांग क्लैन स्वॉर्ड टेक्निक एक एम्परर ग्रेड मीडियम तकनीक है जो ल्यूक्सियन शहर में बहुत मशहूर है। सिर्फ जियांग परिवार के खास लोग ही इसे सीख सकते हैं और 10 साल तक उनकी गुलामी करने के बाद आखिरकार वह इस तक पहुंचने वाला था। खुशी के मारे उसने जब कोने में एक जानी पहचानी शक्ल देखी तो हैरान रह गया। फेंग चेन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने बड़े आराम से एक पर्ची पर लिखा, तुम्हारी ही तरह जब तक मेरी ताकत एक लेवल तक नहीं पहुंच जाती, मैं गूंगा होने का नाटक जारी रखूंगा ताकि किसी को शक ना हो।
मेरी तरह लू झेंग ने सर झटक कर मेरी तरफ नफरत से देखा। इससे पहले तुम्हारी कई बार टेस्टिंग हो चुकी है, पर हर बार तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं निकला। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो, स्पिरिचुअल रूट कुदरत की देन है। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं। एक आम इंसान की तरह पूरी जिंदगी गुजारने में क्या बुराई है? उन चीजों के पीछे क्यों भागना जो तुम पा नहीं सकते? उसी वक्त दरवाजा खुला और टावर मास्टर, जो एक आलसी बूढ़ा आदमी था, अपने हाथ से इशारा करते हुए बोला, वही पुराना नियम है। जिसका रिजल्ट सबसे बेहतर होगा, उसे इनाम में एक तकनीक दी जाएगी। सबके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि पिछले कई सालों में सिर्फ जियांग लियोई को ही इनाम मिला था। लू जेंग पूरे कॉन्फिडेंस में था और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, थोड़ी देर में मेरा असली लेवल देखकर डर मत जाना। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वह थर्ड ग्रेड हाई लेवल जरूर निकलेगा, जिससे जांग परिवार में उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी, और तब जांग रुओक्शु को छीन लेना और भी आसान हो जाएगा। मैंने अपने कंधे उचकाए और पर्ची पर लिखा, देखते हैं। टावर मास्टर के आदेश देते ही सब लोग टावर के अंदर टेस्टिंग रूम्स में चले गए। मैं यहां चौथी बार आया था। पत्थर का दरवाजा बंद करने के बाद मैं थोड़ा नर्वस होकर कमरे के बीच में रखी क्रिस्टल स्केल को देखने लगा। इस पर 9 रंगों के निशान बने थे, जो लेवल 1 से 9 तक दिखाते थे। जब कोई अपना हाथ इस पर रखता है तो उसके स्पिरिचुअल रूट के हिसाब से क्रिस्टल स्केल पर रंग चमकता है। इसका रिजल्ट बिल्कुल सही होता है और कभी गलत नहीं निकलता। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ क्रिस्टल स्केल पर रख दिया। अगले ही पल क्रिस्टल स्केल थोड़ा कांपा और नीचे से एक लहर ऊपर उठने लगी। पहले वह रेड कलर तक पहुंची, फिर बिना रुके तुरंत ऑरेंज रंग तक चली गई। मेरा डर थोड़ा कम हुआ और जल्दी ही वह लहर येलो कलर को पार करके तेजी से ग्रीन कलर तक पहुंच गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हरा रंग मतलब फोर्थ ग्रेड रूट, जो लू जेंग से भी बेहतर है। ल्यूशियन शहर में इसे एक बेहतरीन स्पिरिचुअल रूट माना जाता है, पर वह लहर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। स्यन, नीला। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली और मेरा दिल जोर से धड़का। सिक्स्थ ग्रेड। मैंने जांग लोई की बराबरी कर ली थी, लेकिन लहर अब भी नहीं रुकी। पर्पल यानी 7th ग्रेड, फिर ब्लैक यानी 8th ग्रेड। मेरा गला सूख गया। मैंने ल्यूक्सियन शहर का आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया था, पर टेस्टिंग अब भी खत्म नहीं हुई थी। वह लहर सीधा सबसे ऊंचे निशान यानी व्हाइट कलर तक पहुंच गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं खुशी से पागल हो गया। मेरे पास आज तक का सबसे अनोखा 9 ग्रेड स्पिरिचुअल रूट था, जो सिर्फ कहानियों में सुना जाता है। मगर हैरानी की बात यह थी कि वह लहर अब भी नहीं रुकी और स्केल से भी ऊपर निकल गई। क्रिस्टल स्केल के ऊपर कोई निशान नहीं था, पर वह ऊपर चढ़ती रही और आखिर में स्केल को चीरकर कमरे से बाहर निकल गई। मैं बिल्कुल सुन्न रह गया कि यह आखिर किस तरह का स्पिरिचुअल रूट है। ठीक उसी पल जब वह लहर मेरे स्केल से बाहर निकली, बगल वाले कमरे में लूजेंग परेशान था। उसके स्केल पर लहर बहुत धीरे धीरे रत्ती भर ऊपर सरक रही थी और थर्ड ग्रेड मीडियम और हाई के बीच में अटक गई। ऊपर चढ़, हरामी, ऊपर चढ़। लू जेंग ने गुस्से में स्केल पर मुक्का मारा और चिल्लाने लगा। उसे लगा था कि वह तीसरे लेवल तक आराम से पहुंच जाएगा, पर वह सिर्फ बाल बराबर दूरी से पीछे रह गया। इसका मतलब था कि उसे जियांग परिवार से कोई रिसोर्स नहीं मिलेगा और न ही वह स्वॉर्ड टेक्निक मिलेगी। तभी मेरे कमरे से निकली हुई उस लहर का झटका उसके कमरे के पास से गुजरा। उस तेज टक्कर ने लूझेंग के स्केल की रुकी हुई लहर को अचानक धक्का दिया और वह तेजी से हरा, नीला, बैंगनी और काला रंग पार कर गई। आखिर में वह सफेद रंग पर जाकर रुक गई और बहुत तेज चमकने लगी। टावर मास्टर अपनी कुर्सी पर बैठे एक हाथ में कलम और दूसरे में रजिस्टर लिए आलसी तरह से नाम लिख रहे थे। तभी कमरे नंबर 3 का दरवाजा चमका और हल्की लाल रोशनी निकली। उन्होंने रजिस्टर में देखा और कहा, कमरा नंबर 3, जू परिवार की बेटी जू टिंग टिंग, फर्स्ट ग्रेड लो लेवल रूट। इसके बाद दूसरे कमरों की लाइट भी जलने लगी। कमरा नंबर 7, जांग का लड़का यू वंगडोंग, फर्स्ट ग्रेड हाई लेवल रूट। कमरा नंबर 1, चंग परिवार का लड़का जंग शंख्यू, फर्स्ट ग्रेड लो लेवल। एक के बाद एक घटिया रिजल्ट्स देखकर टावर मास्टर ने सर झटका और कहा, ल्यूक्सियन शहर हर साल और बेकार होती जा रही है। अगर जांग लुओई का 6th ग्रेड रूट ना निकलता तो इस टावर को बंद करना पड़ जाता। तभी अचानक लूजिंग के कमरे के दरवाजे की दरारों से एक तेज सफेद रोशनी बाहर आई। टावर मास्टर ने अपनी आंखें मलीं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। सफेद रंग का मतलब था। खड़ांग की आवाज के साथ वह अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और उनकी ताकत के झटके से कुर्सी कई फीट दूर जा गिरी। उनके बूढ़े चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। 9th ग्रेड दुनिया में आ गया है। दोस्तों, इस स्टोरी के जितने भी पार्ट्स अवेलेबल थे मैंने सब अपलोड कर दिए हैं, लेकिन इसके आगे का पार्ट कहीं पर भी नहीं मिला।
इसलिए ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर फ्यूचर में नेक्स्ट पार्ट मिला तो मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊंगा।